Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब आईपीओ ओपन हो जाता है और आईपीओ जो ओपन होता है ना, तो उसकी प्राइसिंग किस तरह से की जाती है अब हम वो देख रहे हैं। यानी आईपीओ की जो प्राइसिंग है अब उसे समझते हैं हम, वो कैसे की जाती है। देखो, आईपीओ की प्राइसिंग के ना दो प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड प्राइस, और दूसरा जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं हम बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अब देखो, ये जो फिक्स्ड प्राइस होता है ना, यहां पर कंपनी आपको ऑफर करती है कि कोई भी इन्वेस्टर्स आ जाए। ये मैं एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पे, लेट से ये 100 रुपीज का प्राइस है, तो ये जो 100 रुपीज का प्राइस है ना, ये सभी के लिए फिक्स रहने वाला है। भले ही आप एंकर हो, भले ही आप HNI हो, भले ही आप रिटेलर हो। फिक्स का मतलब है फिक्स्ड, सभी के लिए। पर दूसरा जो प्रोसेस है ना, ज्यादातर कंपनियां अपना आईपीओ इस प्रोसेस से लाती हैं जिसे हम कहते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस है ना, ध्यान से समझना इसे। इसमें एक रेंज होती है, वो रेंज होती है मान लो 100 रुपीज टू 102। ये मैक्सिमम 20% की रेंज होती है। मैंने एग्जांपल के लिए 2 रुपए की लिखी है, 20% हो सकती थी। ये जो नीचे वाला प्राइस है ना, इसको हम बोलते हैं फ्लोर प्राइस, और ये जो ऊपर वाला प्राइस है ना, इसे हम कहते हैं कैप प्राइस। ठीक है। अब कोई भी इन्वेस्टर ना इसके नीचे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, ध्यान रखना, और कोई भी इसके ऊपर नहीं कर सकता। तो फिर ये दो प्राइजेस हमें क्यों दिए गए हैं, जब आप ना तो इसके नीचे जा सकते हो ना तो इसके ऊपर जा सकते हो? बताओ क्यों दिए? ताकि आपके पास चॉइसेस हो कि एटलीस्ट आप, है ना। पर अगर आपके पास चॉइसेस होने के बावजूद आप चाहते हैं कि ये आपको आईपीओ मिले, अब यहां पर इसे फ्लोर प्राइस कहते हैं, इसे कैप प्राइस कहते हैं। अब अगर मान लेते हैं आपने आईपीओ में फ्लोर प्राइस पर अपनी बिडिंग करी, ठीक है, आपने यहां पर बिडिंग की, तो मुझे बताइए यहां पर आपके चांस हाई होंगे? वेरी गुड, यानी 102 पर आपके चांसेस हाई हैं क्योंकि आप बेस्ट बायर बन रहे हैं। तो अगर आपको ये आईपीओ चाहिए तो आपको अपनी बिडिंग कहां पर करनी है? कैप प्राइस पे करनी चाहिए। ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि कैप प्राइस पर आपको हमेशा अपनी बिडिंग करनी चाहिए, जिससे कि आपको आईपीओ मिले, इसके चांसेस हाई हो जाए। अब यहां तक किसी का कोई डाउट है तो समझ लीजिए। अब जब हमने बात की ना आईपीओ प्राइसिंग की, तो आईपीओ में अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या होता है उसे समझने से पहले हम आईपीओ प्राइसिंग को और बेहतर तरीके से समझेंगे। देखिए, आईपीओ में जब आप कोई भी आईपीओ का इशू आता है ना, कोई भी आईपीओ का जब भी इशू आता है, तो उसमें आप पर लॉट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी लॉट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब ये लॉट का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ शेयर, इसे आप कहते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, यानी पर लॉट। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि कंपनी अपने शेयर का प्राइस रखती है 150, ये शेयर का प्राइस है। तो यहां पर कंपनी ऑफर कर रही है आपको 100 शेयर्स, ठीक है, ये 100 यूनिट आपको इसमें ऑफर कर रही है, तो इसे हम लॉट साइज बोलेंगे। तो लॉट साइज क्या हो गया? 100 रुपीज, और शेयर का प्राइस क्या हो गया? तो अब यहां पर हम जब एक लॉट के लिए अप्लाई करेंगे तो टिकट साइज क्या हो गया? वेरी गुड, तो टिकट साइज हो गया 15,000 का। अब ये जो 15,000 है ना, ये मिनिमम अमाउंट है जो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आईपीओ में, और मैक्सिमम आपकी लिमिट क्या है? 2 लाख की एज अ रिटेलर। तो यहां पे आप कितने लॉट के लिए अप्लाई कर पाएंगे? 13 लॉट के लिए ना, और 13 से ज्यादा लॉट के लिए अप्लाई कर दिया तो क्या होगा? आपकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी, HNI बन जाएंगे आप ऑटोमेटिकली जी। वो फिर आपको करना पड़ेगा जी, आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह से ना हम आईपीओ में प्राइसिंग करते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? यहां तक क्लियर है सबको? अब इसके बाद आईपीओ में क्या होता है? आईपीओ क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो आईपीओ क्लोज हो जाता है। अब ये जो आईपीओ क्लोज हुआ ना, क्लोज होने के बाद क्या होगा? अलॉटमेंट होगा। अब अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या होता है कि आपको एक मेल आता है एनएससी की तरफ से कि आपका आईपीओ लग चुका है। अब जब आपने आईपीओ लगाया ना, तो उसके लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक आपका डीमेट अकाउंट, आप सभी के पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए, और दूसरा आप अपने डीमेट अकाउंट से डायरेक्टली नहीं लगाते हैं, ये आपको लगाना पड़ता है अपने बैंक के अकाउंट से। आपने लगाया
तो बैंक अकाउंट से क्या होता है, आप यूपीआई से काम कर सकते हैं, सब लोग जानते हैं ना किस तरह से करते हैं, पर फिर भी मैं बता देता हूं। तो आपने अपने बैंक अकाउंट से आईपीओ वाले ऑप्शन में जाना होता है और आईपीओ सेलेक्ट करके जितने नंबर ऑफ लॉट के लिए आपने आईपीओ लगाना है उसे सेलेक्ट करते हैं और आप अपना वहां पे डीमेट नंबर डाल देते हैं, डीपी नंबर, डीपी अकाउंट कहते हैं उसे, वो आप डाल देते हैं। जब आप डालते हैं तो आपका बैंक से पैसा डेबिट हो जाता है, पर टेक्निकली ये जाता है कहां पर है, ये जाता है सेबी के अकाउंट में, लाइक जिसे हम एसबा कहते हैं, एंटी सपोर्टेड ब्लॉक्ड अमाउंट। ठीक है, ये किसके पास है, ये टेक्निकली ये सेबी के पास है, मान लो से। अब दो कंडीशन होंगी, या तो आपको आईपीओ अलॉट होगा या तो नहीं होगा। अगर आईपीओ अलॉट हुआ तो सेबी ये पैसा किसके अकाउंट में डाल देगी, कंपनी अकाउंट में, जो आपको शेयर दे रहा है। और अगर आपका आईपीओ अलॉट नहीं हुआ तो ये पैसा कहां आएगा, आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है। और अब बात आती है आईपीओ लिस्टिंग की। तो जो लिस्टिंग होती है ना आईपीओ की, तो लिस्टिंग होती है 3 दिन बाद। ठीक है, अब ये जो लिस्टिंग है ये कहां पर होगी, ये लिस्टिंग होगी सेकेंडरी मार्केट में। अब ये सेकेंडरी मार्केट पता है किसको कहते हैं, एक्सचेंज को कहते हैं। तो एक्सचेंज पर टेक्निकली आपकी लिस्टिंग हो रही है। और ये जो सेकेंडरी मार्केट है, यहां पर जब लिस्टिंग होगी तो उसकी दो पॉसिबिलिटी हैं। पहला तो वो प्रीमियम पर लिस्ट हो और दूसरा वो डिस्काउंट पर लिस्ट हो। अब पता है आपको डिस्काउंट और प्रीमियम किसे कहते हैं। मान लेते हैं कि आईपीओ कितने पे आपको मिला, मान लेते हैं 150 पे, और उसकी लिस्टिंग कितने पे हुई, यानी आईपीओ अलॉटमेंट कितने पर हुआ आपको, 150 पर, और उसकी लिस्टिंग कितने पे हुई, 160 पर। तो 10 रुपीज यहां पर क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। और आईपीओ अलॉटमेंट कितने पे हुआ, 150 पे, और लिस्टिंग हुई 140 पे। तो डिस्काउंट कितना हुआ, तो ये जो 10 रुपीज है इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट, और ये जो +10 है इसको हम बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है, आई होप यहां तक सबको क्लियर है। ठीक है, तो ये हमारा आईपीओ प्रोसेस था जो आपने देखा। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। अब इसके बाद हम ना सेकेंडरी मार्केट को समझेंगे। अब देखो, ये जो सेकेंडरी मार्केट है ना, यहां पर शेयर लिस्टेड होते हैं और वो लिस्टेड शेयर मार्केट में काम करते हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी मार्केट में अगर हम पार्टिसिपेंट्स की बात करें ना, तो यहां पर 4 मेजर पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला जो पार्टिसिपेंट होता है उसका नाम है सेबी, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी कौन है, स्टॉक मार्केट रेगुलेटर है। इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1992 में। अब 1992 में क्यों हुआ था, हर्षद मेहता की वजह से स्कैम हुआ था ना। तो आपने देखा कि इंडिया का तब तक का सबसे बड़ा स्कैम था हर्षद मेहता स्कैम। वैसे आप लोगों को मैं एक और जानकारी दूं कि ये जो सेबी है ना, ये एस्टैब्लिश हुआ था 1987 में, पर वहां पर ना इसके पास इतनी पावर्स नहीं थी। तो हर्षद मेहता का जब वो हुआ स्कैम, उसके बाद इसको ऑटोनॉमस बॉडी बनाया गया, और आज स्टॉक मार्केट की रेगुलेटर है सेबी। सेबी का काम है जितने भी नियम हैं उनको बदलना, पुराने नियमों को बदलना, नए बनाना, और कट शॉर्ट आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि देखो, अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम कहां पे जाएंगे, सेबी के पास जाएंगे। तो सेबी बेसिकली ना इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सेकेंड जो बड़ा प्लेयर है उसको हम कहते हैं एक्सचेंज। अब इंडिया में ना 2 तरह के एक्सचेंज हैं। अब एक्सचेंज को हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो सेकेंड जो पार्टिसिपेंट है उसका नाम है एक्सचेंज, और ये जो एक्सचेंज है ये होते हैं 2 तरह के। पहला जिसे हम कहते हैं नेशनल एक्सचेंज, और दूसरा जिसे हम कहते हैं रीजनल एक्सचेंज। ठीक है,
अब ये जो नेशनल एक्सचेंज है ना इंडिया में, वो भी हमारे पास इक्विटी के लिए दो हैं, एक NSE और दूसरा BSE। ये जो रीजनल एक्सचेंज है ना ये 24 है, इसमें इंक्लूडिंग दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज भी है, दिल्ली, लुधियाना, अहमदाबाद, इस तरह के जितने भी एक्सचेंजेस हैं जो एक स्टेट से बिलोंग करते हैं। पर आप कहाँ पे काम करते हैं? आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें BSE तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1875 में, और अगर हम NSE की बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1992 में। अब आज के समय में NSE में लगभग अप्रोक्स 2100 प्लस कंपनीज जो है ना वो लिस्टेड हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम BSE की बात करें तो 5500 प्लस कंपनीज हैं वो यहां पर लिस्टेड हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो NSE है यहां पर कम कंपनियां लिस्टेड हैं और ये जो BSE है यहां पर ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, बावजूद उसके ये जो NSE है आज के दिन में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। बताइए क्यों और कैसे? ज्यादा कंपनियां यहां हैं, कम कंपनियां वहां हैं, पर NSE बड़ा है, BSE छोटा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर जो कंपनियां ट्रेड करती हैं वो बड़े साइज की कंपनियां हैं और यहां पर थोड़ी छोटी कंपनियां भी ट्रेड करती हैं, तो इसीलिए मार्केट कैप वाइज ये बड़ा है, ठीक है। अब टोटल ना हम बात करें ना, यहां पर कुछ कॉमन कंपनियां भी लिस्टेड है दोनों में, तो 7000 प्लस कंपनीज हैं जो टोटल स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। तो टोटल लिस्टेड कंपनियां हैं 7000 प्लस। अब एक बात बताइए, 7000 को डेली बेसिस पर आप ट्रैक कर सकते हैं? जवाब है नहीं कर सकते। ये बात ना एक्सचेंज को भी पता है, तो एक्सचेंज ने ना क्या किया हुआ है ना, इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका निकाला हुआ है। तो एक्सचेंज ने क्या किया हुआ है, इन 7000 कंपनीज को ना क्लासिफाइड किया हुआ है, किसमें? सेक्टर्स में। अब ये कंपनियां सेक्टर्स में क्लासिफाइड है। अब ये मान लेते हैं 100 कंपनीज मिलकर बना है बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर 100 कंपनी से मिलकर बना है ऑटो सेक्टर, यानी ऑटो को सेक्टर में काम करने वाली 100 कंपनियां होंगी। 250 कंपनीज हैं मान लेते हैं IT में। इसी तरह से बहुत सारी और कंपनियां हैं, मान लेते हैं 50 कंपनियां होंगी FMCG में। ये एग्जांपल के लिए मान लिया। तो टोटल ये 7000 कंपनियां इसी तरह से सेक्टर में क्लासिफाइड हो सकती हैं। तो इसीलिए ना पर्टिकुलर सेक्टर के लिए एक इंडेक्स बना हुआ है जिसे हम कहते हैं सेक्टर इंडेक्स। तो सेक्टर इंडेक्स हमें क्या बताता है? सेक्टर इंडेक्स हमें बताता है किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर की ग्रोथ के बारे में। एग्जांपल के तौर पर आज मान लेते हैं कि मार्केट में IT कंपनीज अच्छा कर रही हैं, तो अब IT कंपनीज तो मान लेते हैं 250 हैं। इन 250 कंपनियों को तो आप ट्रैक नहीं करोगे ना, तो केवल IT सेक्टर का निफ्टी IT, जिसका नाम है निफ्टी IT को देखकर, जैसे मान लेते हैं इसकी वैल्यू 35,000 है और आज ये 500 पॉइंट्स अप है मान लेते हैं, तो इसका मतलब है ये 500 पॉइंट्स अप है, तो इसका मतलब क्या है कि आज ये बता रहा है कि आज IT कंपनी अच्छा काम कर रही है, यही बता रहा है ना। तो हमें सारी IT कंपनीज को देखने की जरूरत नहीं है, केवल IT सेक्टर का निफ्टी IT इंडेक्स देख लेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि आज के दिन IT का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहने वाला है। आ रहा है समझ में? तो सेक्टर इंडेक्स क्या बताता है आपको? किसी भी सेक्टर की परफॉर्मेंस के बारे में। आ रहा है समझ में? अब इसी तरह से जो NSE है ना, जैसा हमने बात की NSE में 2100 प्लस कंपनीज हैं, तो इसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट 50 कंपनीज को निकाल के बना है निफ्टी 50, यानी निफ्टी की वो बेस्ट 50 कंपनीज जिससे बना है निफ्टी इंडेक्स। और इसी तरह से ये जो BSE है, BSE में भी 5500 प्लस कंपनीज में से बेस्ट ऑफ द बेस्ट 30 कंपनी से मिलकर बना है सेंसेक्स 30। तो ये जो सेंसेक्स 30 है और ये जो निफ्टी 50 है, इन दोनों को ही हम बोलते हैं मार्केट इंडेक्स, यानी पूरी मार्केट को ये दोनों इंडेक्स रिप्रेजेंट करते हैं। यानी मार्केट अच्छा कर रही है या बुरा, आपको निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 से पता चलता है जी। 30 कंपनी से मिला हुआ, दोनों वॉलेटाइल है, पर आप बोल सकते हैं ये ज्यादा वॉलेटाइल है क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है ना। ये 75,000 का है, ये सिर्फ 22-23 हजार का है ना,
अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे चलते हैं। अगर ये 1% चला है, ये भी 1% के आसपास ही चलता है, पर वैल्यू ज्यादा हो जाती है क्योंकि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है ना, 75,000 है। तो आ रहा है सबको समझ में? तो मार्केट इंडेक्स क्या होता है? जो मार्केट ओवरऑल के बारे में बता रहा है, और कोई सेक्टर इंडेक्स है वो क्या बता रहा है? किसी पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में बता रहा है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल कोर्स में जिसका नाम है पावर ऑफ नंबर्स। आपने गेम थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा, आपने सुना होगा एलियट वेव थ्योरी के बारे में। यह दुनिया की सबसे तीसरी ऐसी बड़ी थ्योरी है जिसे हमारी टीम ने 10 सालों की कड़ी मेहनत के साथ डिकोड कर लिया है। यानी कि यह नंबर थ्योरी इतनी पावरफुल है कि इसे करने के बाद चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं या आप करते हैं ट्रेडिंग, आपका जो अनुभव होने वाला है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतना बेहतरीन होने वाला है कि आप देखेंगे कि आप मार्केट से हर रोज पैसा कमाएंगे, हर दिन पैसा कमाएंगे। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।